जय हिंद प्यारे साथियों, मैं सुशील एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म टीचिंग विद सुशील में आपका स्वागत करता हूं। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। तो आप सभी लोग एक बार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि इसकी पिछले कई दिनों से हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, एक एक चैप्टर हम लोग लगभग कंप्लीट कर लिए हैं। तो हम लोग फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान कंप्लीट कर लिए, उसके बाद आधुनिक भारत इतिहास कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग आ जाए हैं जीव विज्ञान पे। जीव विज्ञान का भी आधा से ज़्यादा हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। अब आगे चल रहे हैं और ये आज का जो चैप्टर है रक्त परिसंचरण एवं हार्मोन्स तथा, और अगला चैप्टर है भाई हार्मोन्स तथा एक चैप्टर अंतःस्रावी ग्रंथियाँ एवं हार्मोन्स। ठीक है, तो आज हम लोग इसके बारे में पढ़ाई करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग रक्त परिसंचरण तंत्र। और मैं एक बार आप सभी से विनम्र निवेदन करता हूँ, प्लीज़ आप लोग जो भी भाई बहन इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि हर एक क्लास की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप सभी लोगों को नोटिस बराबर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कई वैकेंसियाँ भी आती हैं तो उसके बारे में भी बताया जाता है, तो आपको हर एक वैकेंसी की सूचनाएं भी समय समय पर मिलती रहे। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। और आप लोग कमेंट करके बता दिया करिए कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है। तो जो भी भाई साइंस किसी भी एग्ज़ाम के लिए, किसी भी एग्ज़ाम में आपको साइंस आता है तो आप इसको पढ़ सकते हैं, किसी भी एग्ज़ाम का भी हो तो वहाँ से साइंस ये कवर कर लेगा। तो हम जो आ जाते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे, रक्त परिसंचरण तंत्र स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा कि मानव शरीर में कौन सी रक्त कोशिकाएं संक्रमण से शरीर की रक्षा करती हैं। देखिएगा, कह रहा कि मानव शरीर में कौन सी रक्त कोशिकाएं संक्रमण से शरीर की रक्षा करती हैं। तो श्वेत रक्त कणिकाएं WBC। कौन सी कणिकाएं होती है भाई? तो श्वेत रुधिर कणिकाएं होती है। जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती है ये संक्रमण से शरीर को सुरक्षित करती हैं, रक्षा करती हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस रक्त समूह का व्यक्ति सर्वदाता होता है। तो जो रक्त समूह O वाला होता है वो सर्वदाता कहलाता है, यानी कि जो O रक्त समूह का व्यक्ति होगा वो अपना ब्लड किसी को भी दे सकता है। ब्लड के बारे में, ब्लड ग्रुप का होता है, ब्लड ग्रुप A होता है, ब्लड ग्रुप B होता है। तो आप लोग सभी लोगों को पता होगा। तो जो ब्लड ग्रुप A होता है और ब्लड ग्रुप B और ब्लड ग्रुप AB और ब्लड ग्रुप O होता है। ठीक है, तो जो A होता है वो तो A को देगा और AB को देगा। ठीक है भाई, जो A होता है आप इसको समझ लीजिएगा, जो ब्लड ग्रुप A वाला होता है वो A को तो देगा ही देगा और AB को भी दे देगा। और जो B होता है ये केवल B को देगा और AB को देगा। और जो AB होता है ये किसी को नहीं देता है, ना तो A को देगा ना ही B को देगा, ये केवल AB को ही देता है। केवल किसको देता है? AB को ही देता है। और जो O होता है ये किसी का लेता नहीं, ये सभी को देता है। इसको भी दे देगा, इसको भी दे देगा। ठीक है, यानी कि A को भी देगा, B को भी देगा और AB को भी देगा और O किसी से लेगा नहीं। तो O क्या होता है? आपका सर्वदाता होता है और सर्वग्राही क्या होता है? AB होता है। तो यहाँ से आपको समझ में आया। एक बार फिर से समझिएगा, कह रहा है कि रक्त समूह जो होता है A ग्रुप वाला, तो A ग्रुप वाला अपने ग्रुप को A को देगा और AB को देगा और किसी को देगा नहीं, और लेगा तो केवल A का लेगा और O का लेगा। ठीक है, उसी तरह B होता है। अब इसको ध्यान समझिएगा भाई, इसको समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो B होता है ब्लड ग्रुप B, वो B केवल B को देगा और AB को देगा, और लेगा किसका किसका? केवल O का लेगा और B का लेगा। तो आपको समझ में आया, जो O है वो तो सभी को दे रहा है, तो O का तो सभी लेंगे और अपने का लेंगे। O जो है वो सभी लोगों का लेंगे और अपने का लेंगे। और ये जो AB है ये बहुत चालाक है, ये किसी को देता नहीं है, बस लेता है। ये ग्राही है, ग्रहण करता है, किसी को देता नहीं है, केवल लेता है। और जो O है, A बेचारा क्या करता है? सभी को दे देता है लेकिन किसी का लेता नहीं, बस अपने सिवाय किसी का नहीं लेता है, बाकी सभी को देता है। तो आप इसको आसानी से समझ लिए होंगे। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ से आप सभी लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। करा हीमोग्लोबिन मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ है जिसका प्रमुख कार्य क्या? ऑक्सीजन का परिवहन करना।
तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है आपको यहाँ से आज का। करा कि हीमोग्लोबिन यानी ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन, मानव शरीर के रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है भैया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आ जाते हैं आगे। करा कि सॉरी, वृद्ध व्यक्ति का रक्तदाब सामान्य कितना बढ़ जाता है? सामान्यतः कितना होता है भाई? तो बढ़ जाता है। जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं उनका ब्लड प्रेशर जो होता है वो हाई रहता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक। तो आगे आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। करा कि एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का औसत पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 भी होता है। देखो रक्त का पीएच मान अधिकांशतः पूछा जाता है, 7.4 विकल्प में मिलता है। तो यहाँ पे दे दिया 7.45 दिया है और 7.35। तो 7.35 से लेकर के 7.45 तक होता है। लेकिन जो ऑप्शन में विकल्प में मिले ही है, एक कई बार क्वेश्चन पूछा है, ये भी आप इम्पॉर्टेंट बना सकते हैं कि जो रक्त का पीएच मान होता है वो आपका 7.4 होता है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आ जाते हैं आगे। करा कि रक्त समूह के खोजकर्ता, रक्त समूह के खोजकर्ता है भाई, किसकी बात कर रहा है? रक्त समूह के खोजकर्ता कार्ल लैंड स्टीनर ने। कि कौन है भाई? तो कार्ल लैंड स्टीनर ने रक्त समूह के खोजकर्ता है, ब्लड ग्रुप्स, कार्ल लैंड स्टीनर। अब देखिए RH कारक का नाम यानी RH फैक्टर का नाम किस जंतु से संबंधित है? तो बंदर से। किससे? RH फैक्टर, ये कई बार क्वेश्चन पूछा, RH फैक्टर या RH कारक का नाम किस जंतु से संबंधित है? तो बंदर से है। चलिए आ जाते हैं आगे। अभी देखिए ब्लड के बारे में अभी मैंने बात किया, तो AB रक्त वर्ग का, जो AB रक्त वर्ग का व्यक्ति किसी भी रक्त वर्ग के व्यक्ति का रक्त ले सकता है, इसलिए इन्हें सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहते हैं। तो अभी हमने बताया ना, जो AB होता है वो किसी का भी ब्लड ग्रुप यानी किसी भी रक्त वर्ग का ब्लड ग्रुप ले सकता है। ऐसा नहीं कि भाई जो बीमार व्यक्ति है यानी उसके ब्लड में कैंसर है या कुछ भी है तो उसका भी ले लेगा, ऐसी कोई बात नहीं। मतलब कि किसी भी ब्लड ग्रुप का ले लेगा, और वो ब्लड ग्रुप वाला जो व्यक्ति होगा वो स्वस्थ होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं किसी के ले लेगा, किसी को कैंसर हुआ है, TB हुआ तो उसका ब्लड भी चढ़ जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो भी होगा स्वस्थ व्यक्ति का लेगा, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं। कह रहा है कि श्वेत रुधिर कणिकाओं का प्रमुख कार्य क्या होता है? शरीर की प्रतिरक्षा करना। क्या करना भैया? शरीर की प्रतिरक्षा करना किसका कार्य होता है? श्वेत रुधिर कणिकाओं का कार्य होता है। रुधिर के जमने में किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो कैल्शियम। अभी हम लोग इसके पहले जो पढ़ रहे थे, तो कैल्शियम का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? रक्त का थक्का बनने में किसका उपयोग किया जाता है? तो कैल्शियम का, ठीक है भाई। तो यहाँ से समझ में आ गया रक्त के जमने में किस खनिज का आवश्यकता होती है? तो कैल्शियम का। चलिए आगे आ जाते हैं। कह रहा कि लाल रक्त कणिकाएं शरीर के किस अंग में नष्ट होती हैं? तो प्लीहा में। किस में? प्लीहा में होती हैं भाई। जो लाल रक्त कणिकाएं होती है शरीर के प्लीहा में नष्ट होती हैं। चलिए आ जाते हैं आगे। आप लोगों को छोटा दिखाई दे रहा है क्या? थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। चलिए और बड़ा करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, कह रहा कि मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है? 120/80 mmHg। 120/80 mmHg, ये सभी को याद होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन तो सभी को याद होगा। रक्त का जो औसत रक्तचाप, मनुष्य का जो रक्तचाप होता है वो 120/80 mmHg होता है। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो रक्त तरल संयोजी ऊतक है। रक्त कैसा है? तरल संयोजी को, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, आप इसको ध्यान रखिएगा। रक्त कैसा ऊतक है? तो सरल संयोजी ऊतक है। चलिए आ जाते हैं आगे। यदि एक पिता का रक्त वर्ग A और माता का रक्त वर्ग BO है तो उनकी संतान रक्त वर्ग कौन सा हो सकता है? A अथवा O होगा। कहने का मतलब है कि उनके पिता का जो ब्लड ग्रुप है वो A है और उनकी माता का जो ब्लड ग्रुप है वो O है, तो उनसे प्राप्त संतान का रक्त ब्लड ग्रुप जो होगा, रक्त का वर्ग यानी कि ब्लड ग्रुप, इंग्लिश में कहना आसान है, जो ब्लड ग्रुप होगा वो कौन सा होगा? A होगा अथवा O होगा। क्या होगा? A होगा अथवा O होगा,
ठीक, दोनों में से कोई एक हो सकता है। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, कह रहा कि रुधिर प्लाज्मा में प्रतिरक्षी प्रोटीन किसके कारण निर्मित होते हैं। अब इसको समझिए एक बार, कह रहा कि रुधिर प्लाज्मा में प्रतिरक्षी प्रोटीन्स किसके कारण निर्मित होते हैं। तो लिम्फोसाइट के कारण। किसके कारण भैया? लिम्फोसाइट के कारण। किसके कारण? लिम्फोसाइट के कारण। अब देखिए अगला क्वेश्चन आ जाता है, कह रहा कि दिल का दौरा पड़ने पर, यानी कि हार्ट अटैक आने के पहले घंटे को किस नाम से जाना जाता है। तो गोल्डन आवर के नाम से जाना जाता है। जो हार्ट अटैक आने के पहले का घंटा जो होता है, पहले घंटे को किस नाम से जाना जाते हैं। तो गोल्डन आवर के नाम से जानते हैं। चलिए भैया, गोल्डन आवर मिल रहा है हार्ट अटैक के पहले वाले घंटे को। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, यहाँ से देख लेते हैं। कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में रक्त दाब कितना होता है। वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। जो मनुष्य के शरीर में जो रक्तदाब होता है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आ जाते हैं भाई अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, कह रहा कि रुधिर कणिकाएं, चलिए ठीक है, यहाँ से कह रहा कि रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को किस रोग के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, रुधिर में जो श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को किस रोग के नाम से जाना जाता है। तो इसको ल्यूकेमिया कहते हैं। जो देखिए ये भी दिक्कत है भाई, श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा बढ़ जाती है तो एक बीमारी होती है जिसे ल्यूकेमिया या रक्त कैंसर कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया या रक्त कैंसर कहते हैं। कह रहा कि अगला देखिए, इंसुलिन नामक हार्मोन्स का मुख्य कार्य रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना होता है। इंसुलिन नामक जो हार्मोन्स का मुख्य कार्य क्या होता है? रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करना। ठीक है, आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा कि रक्त में ग्लूकोज का स्तर किस में व्यक्त किया जाता है। तो मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। ग्लूकोज का जो स्तर होता है वो मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में व्यक्त किया जाता है। चलिए आगे आ जाते हैं भाई, आगे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहा रक्त का थक्का बनने के दौरान होने वाली अभिक्रियाएं। अब इनको देख लेते हैं, थोड़ा इनका पाई चार्ट है। अब देखिए आगे क्या कर रहा है, कह रहा कि रक्त का थक्का बनने के दौरान होने वाली अभिक्रियाएं, यानी कि थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस प्रोथ्रम्बिन प्लस कैल्शियम, यानी कि मिल करके क्या बनता है? थ्रम्बिन बनता है। जब थ्रम्बिन प्लस फाइब्रिनोजिन इक्वल टू क्या जाता है आपका? फाइब्रिन बन जाता है। फाइब्रिन प्लस रुधिराणु बराबर क्या जाता है? रक्त का थक्का। ठीक है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा भाई। तो आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि जैविक प्रक्रिया को तेज करने में कौन सा पदार्थ उत्तरदायी होता है। तो एंजाइम होता है। कौन होता है भाई? एंजाइम होता है जो जैविक प्रक्रिया को क्या करता है? तेज करता है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को उद्दीपित करता है तथा इसकी मुख्य विशेषता प्रतिरोधियों के निर्माण को प्रेरित करना होता है, यानी प्रेरित करना है। तो ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग फिर भी इसको पढ़ लीजिएगा। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन को। कह रहा कि रक्त को हृदय तक पहुंचाने वाली धमनी क्या कहलाती है। बेस्ट इंपॉर्टेंट यानी मोस्ट है भैया ये, इसको ठीक IMP बना लीजिएगा इसको, ठीक है ना। कह रहा कि रक्त को हृदय तक पहुंचाने वाली धमनी क्या कहलाती है। हृदय धमनियाँ कहलाती है। यानी कि रक्त को हृदय तक पहुंचाता कौन है? पहली बात तो धमनी पहुंचाती है। कौन पहुंचाता है? धमनी। तो कौन सी? हृदय धमनियाँ। चलिए, लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः कहाँ बनती हैं। तो अस्थि मज्जा में। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा है, इसको भी इंपॉर्टेंट बनाइए भाई, इसको भी इंपॉर्टेंट बनाइए। ये कई बार पूछ चुका है कि लाल रक्त कणिकाएं RBC मुख्यतः कहाँ बनती हैं। तो अस्थि मज्जा में बनती है। तो इसको आप भूलिएगा नहीं। चलिए, यहाँ इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, आप सभी लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा।
चले आ जाते हैं आगे। कह रहा कि प्लाज्मा में जल का प्रतिशत, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? लगभग 90%। जो प्लाज्मा होता है उसमें 90% लगभग क्या होता है? 90% जल ही होता है। ठीक है, 90% क्या होता है? जल होता है। स्टार्च के जल अपघटन से कौन सा एंजाइम बनता है? तो एमाइलेज बनता है। क्या बनता है? एमाइलेज बनता है। कह रहा कि रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजीन का फाइब्रिन में परिवर्तन थ्रम्बीन एंजाइम के कारण होता है। तो अभी इसके पहले हम लोग जो प्रक्रिया अभिक्रिया देखे थे, पूरा सब कुछ आगे देखे हैं, तो इसको एक बार आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। लेकिन मैंने जिसको बताया इंपॉर्टेंट, प्लीज़ भाई आप लोग उसको जरूर देख लीजिएगा। और वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं और कई बार बनते हैं, चाहे आपका रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे किसी भी कोई भी एग्जाम हो जिसमें आपका विज्ञान पूछा जा रहा है, साइंस के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेंगे आपको। ठीक है, कभी जीएस जीके में भी साइंस के क्वेश्चन बन जाते हैं आपको, चाहे बीपीएससी हो, TRE 4 हो, चाहे लाइब्रेरियन का हो, किसी का भी एग्जाम हो, चाहे यूपी पुलिस में हो, वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। चलिए आ जाते हैं। करा कि हृदय की धड़कन नियंत्रित करने किसकी भूमिका होती है? हृदय की धड़कन नियंत्रित करने किसकी भूमिका होती है? यानी कि सोडियम की होती है भाई। जो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है, कौन करता है? सोडियम। कौन करता है भैया? सोडियम। हृदय की धड़कन को नियंत्रित कौन करता है? सोडियम करता है। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया। चलिए आ जाते हैं आगे। करा कि एंजाइम, कौन सा एंजाइम एक प्रकार का है? तो एंजाइम क्या है आपका? एंजाइम क्या है? जैव उत्प्रेरक है। क्या है? जैव उत्प्रेरक है एंजाइम। ठीक है ना। चलिए कह रहा है कि एक धड़कन या हृदय गति की एक आवृत्ति में लगभग कितना समय लगता है? तो 0.8 सेकेंड लगता है। एक बार जो हृदय की गति होती है, एक बार धड़कता है तो 0.8 सेकेंड लगता है। चलिए आ जाते हैं आगे। कह रहा है कि रक्तदाब का नियंत्रण किस ग्रंथि के द्वारा होता है? रक्तदाब का नियंत्रण किस ग्रंथि के द्वारा होता है? तो अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा। किसके द्वारा? अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा होता है। ठीक है, तो आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ से ये क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि हृदय के संकुचन से धमनियों की दीवारों पर पड़ने वाला दाब रुधिर दाब कहलाता है। रुधिर दाब किसे कहते हैं? इसका परिभाषा मिलेगा हमें कि हृदय के संकुचन से धमनियों की दीवारों पर पड़ने वाला बद्ध दाब रक्त दाब कहलाता है, यानी जिसे हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो यहाँ तक आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई। अब देखिए कह रहा कि अधिक ऊंचाई पर जाने पर, चलिए भैया ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं इसको। कह रहा कि अत्यधिक ऊंचाई पर जाने पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो लाल रक्त कणिकाओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाता है भाई? वृद्धि हो जाती है अधिक ऊंचाई पर जाने पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एनीमिया रोग किस पोषक पदार्थ की कमी के कारण होता है? तो किसके कारण होता है भाई? किसके कारण होता है ये? तो फोलिक एसिड के कारण होता है। किसके कारण? फोलिक एसिड के कारण होता है एनीमिया रोग। ठीक है ना। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा कि मानव शरीर की सबसे लंबी शिरा कौन सी है? तो ग्रेट सेफिनस शिरा, यानी कि पैर में उपस्थित होती है। ये जो मानव शरीर में सबसे लंबी शिरा होती है तो ग्रेट सेफिनस शिरा होता है, जो पैर में उपस्थित होता है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं आगे। कह रहा कि श्वेत रक्त कणों की कितनी संख्या होने पर रक्त कैंसर होता है? तो 12,000 सीसी, यानी कि जो श्वेत रक्त कणों की संख्या होती है वो 12,000 हो जाएगी तो आपको ब्लड कैंसर नहीं कि रक्त कैंसर हो जाता है। तो यहाँ तक आप सभी को अच्छे से समझ में आया। अब इसको भी नॉलेज के लिए रखिएगा भाई, जो ब्लड कैंसर होता है तो श्वेत रक्त कणिकाएँ बढ़ जाती हैं जिसके कारण से वो होता है। चलिए आ जाते हैं आगे। कह रहा है कि रक्तदाब के उपचार में किस पौधे का प्रयोग किया जाता है भाई? तो अस्पर्शगंधा। किसका? अस्पर्शगंधा जो ये पौधा है इसके उपचार, रक्तदाब के उपचार में प्रयोग किया जाता है। तो किसका? अस्पर्शगंधा। आप लोग ध्यान रखिएगा, अस्पर्शगंधा जो होता है वो रक्तदाब के उपचार में प्रयोग किया जाता है भाई। आप सभी लोग भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह का कुछ मत करिएगा मेरे भैया।
चलो आ जाते हैं अगले भाई। कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो महाधमनी होती है। तो सबसे बड़ी है तो महाधमनी होगी, ये तो आसानी से याद हो जाएगा आपको। लेकिन याद रखिएगा, कह रहा है कि जो सबसे बड़ी धमनी है वो महाधमनी है। ठीक, अब आगे देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया, इसको आईएमपी बना लीजिएगा आप लोग। मैं जितना बता रहा हूँ प्लीज़ आप लोग बना लीजिएगा, क्योंकि मैं पेपर सोल्यूशन यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर में कई सालों का, कई एग्जाम का रख करके देख करके तब इसको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग इसको बना लीजिएगा अपने नोट कॉपी पे, जहाँ भी लिखना चाहते हैं वहाँ पे लिखिएगा। और आप लोगों को कई दिनों से पीडीएफ कुछ क्लास का नहीं मिल पाया है, तो मैं आज कोशिश करूँगा कि सभी का आपको पीडीएफ मिल जाए। ठीक है, चलिए आ जाते हैं आगे। कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी, ये तो हो गया महाधमनी, किस अंग को मानव शरीर का रक्त बैंक कहते हैं, यानी ब्लड बैंक किसे बोलते हैं? ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, चाहे रेलवे हो चाहे कहीं भी हो। रेलवे में तो भाई बहुत बार पूछा है, साइंस इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको देखिएगा, ब्लड बैंक किसे कहते हैं? किसे? ब्लड बैंक। ब्लड बैंक क्या होता है? प्लीहा होता है। क्या होता है भाई? प्लीहा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ब्लड बैंक, रक्त बैंक कहलाता है क्या? प्लीहा होता है। ठीक ना, तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए आ जाते हैं, रक्तचाप रक्त दाब मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? रक्तचाप रक्त दाब मापने के लिए स्फेग्नोमैनोमीटर। ये भी तो इम्पॉर्टेंट ही है भाई, कि रक्त ये मापन से है, तो मापन रक्तचाप मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो स्फेग्नोमैनोमीटर, इसको याद रखिएगा। चलिए आ जाते हैं आगे, कुछ बढ़ते हैं। देखिए अशुद्ध रक्त का प्रवाह, इसको भी देख लेते हैं। अब देखिए अशुद्ध रक्त कैसे कैसे बहता है, इसको ध्यान से देखिए। इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं ताकि एक ही क्वेश्चन आपको दिखाई दे। कह रहा कि हृदय से जो अशुद्ध रक्त होता है वो हृदय से महाधमनी, फिर धमनिकाएं, फिर कोशिकाएं अंग में जाएगा। जो अशुद्ध रक्त प्रवाह करता है भाई, देखिए हृदय से निकलेगा, महाधमनी में जाएगा, महाधमनी के बाद आपको आ जाएगा किस में? धमनिया में आएगा। धमनिया के बाद धमनिकाएं में आएगा। धमनिकाएं के बाद फिर कोशिकांग में आ जाएगा। तो अशुद्ध रक्त बहने की जो प्रवाह है यही है, हृदय, महाधमनी, फिर धमनिकाएं, फिर कोशिकाओं अंग में जाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग इस तरह से बना लीजिएगा, हृदय, महाधमनी, धमनियाँ, धमनिकाएं, कोशिकाएं, अंग। तो ये है आपका पूरा अशुद्ध रक्त का प्रवाह। चलिए, कोलेस्ट्रॉल की समस्या सीमा मानव में कितनी होती है? जो कोलेस्ट्रॉल होता है भाई, तो ये समस्या सीमा कितनी होती है इसका? तो 150 से 260 mg/100 ml। जो 150 से 260 mg/100 ml होता है कोलेस्ट्रॉल की समस्या सीमा, सामान्य सीमा होता है। चलिए आ जाते हैं आगे। कराती रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप AB को सार्वभौमिक ग्राही क्यों माना जाता है? तो भैया अभी आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से, इसको ग्राही क्यों कहते हैं? क्योंकि रक्त समूह में प्रतिरक्षी नहीं पाए जाते हैं, और आप एक तरह से इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये सभी का ग्रहण करता है, इसलिए इसे ग्राही कहते हैं। यानी कि प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी क्या है? एंटीबॉडी क्या है भाई? तो एंटीबॉडी जो होता है वो ग्लाइकोप्रोटीन होता है। क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन होता है, जो इसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे भाई। अगला क्वेश्चन कर रहा है सिकल सेल एनीमिया का रोग किस की विकृति से होता है? तो RBC के द्वारा। किसके द्वारा? लाल रुधिर कणिकाओं के द्वारा। चलिए भाई आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रक्त परिसंचरण से संबंधित अंग एवं उनके कार्य। हृदय जो होता है रक्त को संपूर्ण शरीर में प्रवाहित करता है। जो हृदय का कार्य क्या होता है भाई? तो रक्त को क्या करता है? रक्त को संपूर्ण शरीर में प्रवाहित करता है। ठीक है, हृदय का यही कार्य है। और धमनिया का कार्य क्या है? रक्त को हृदय के अंगों तक पहुंचाता है।
जो धमनियाँ होती हैं ये रक्त को लेगा और हृदय के अंगों तक पहुंचाएगा, और जो शिराएँ होती हैं रक्त को शरीर से हृदय तक पहुंचाता है। जो शरीर के ब्लड होते हैं वो हृदय तक लेकर जाएगा, और जो कोशिकाएं होती हैं धमनी तथा शिरा से रक्त का सम्मिलन करता है। ठीक है, कोशिकाएं जो होती है धमनी तथा शिरा के रक्त का सम्मिलन करती है। तो इन सभी का कार्य मिल गया आपको, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा एक बार से। चलिए, रिसैरपिन नामक औषधि का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो भाई रिसैरपिन नामक औषधि का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो उच्च रक्तदाब को कम करने के लिए। किसके लिए? उच्च रक्तदाब को क्या करने के लिए? कम करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। चलिए, अगला कह रहा है कि कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी का उत्पाद करती है? तो लिम्फोसाइट। जो ये लिम्फोसाइट होती है वो उत्पाद करती है प्रतिरक्षी यानी कि एंटीबॉडी का। चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। यहाँ से देखिएगा, कराए रक्त में उपस्थित प्रमुख पदार्थ। चलो भैया, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी। रक्त प्लाज्मा में क्या क्या उपस्थित होते हैं? तो हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ होता है। जो प्लाज्मा होता है वो क्या होता है? हल्के पीले रंग का पदार्थ होता है। एल्बुमिन क्या होता है भाई? इसमें क्या क्या होता है उपस्थित? ओस्मोटिक दाब स्थापित करता है। ये क्या करता है? ओस्मोटिक दाब स्थापित करता है। अब ग्लोब्यूलिन, जो ग्लोब्यूलिन होता है ये संक्रामक रोगों से रक्षा करता है। क्या करता है? संक्रामक रोगों से रक्षा। फाइब्रिनोजन क्या करता है? रक्त का स्कंदन करता है। किसका? रक्त का स्कंदन करता है। तो यहाँ तक आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। और आप लोग आगे देखते हैं। हम लोग कहा कि रक्त कणिका विहीन रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। रक्त का तरल भाग जो होता है वो प्लाज्मा, रक्त विहीन का कणिका विहीन जो रक्त होता है वो आपका प्लाज्मा कहलाता है। करा कि अगला क्वेश्चन, यदि दोनों जनकों यानी कि पेरेंट्स का रुधिर वर्ग AB हो तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा? यानी कहने का मतलब है भैया कि माता पिता दोनों लोगों का जो ब्लड ग्रुप है वो AB है, तो उनके बच्चों का क्या होगा? तो किसी का A हो सकता है, किसी का B हो सकता है और किसी का AB हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है, चाहे A हो, चाहे B हो, चाहे AB हो, कुछ भी हो सकता है। चलिए आ जाते हैं आगे। करा कि स्वस्थ मनुष्य के रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या सामान्यतः कितनी होती है? तो 1.5 लाख से 4.5 लाख। ठीक है, तो 1.5 लाख से 4.5, कम से कम 1.5 लाख होना चाहिए, अधिक से अधिक 4.5 लाख प्लेटलेट्स की ज़रूरत होती है। यदि इससे ज़्यादा होता है तब पर भी आपको बुखार आ जाता है, और इससे कम होता है तब पर भी आपको बुखार आ जाता है। कहा कि एक वयस्क मनुष्य के रक्त में प्रति 100 मिलीलीटर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? तो हीमोग्लोबिन की मात्रा जो होती है 14.5 ग्राम होती है। कितना भैया? 14.5 ग्राम होती है प्रति 100 मिली में। ठीक है, करा कि अगला देखिए, पेप्सिन, ट्रेप्सिन एवं टाइलिन एंजाइम पाचक में सहायक होते हैं। जो पेप्सिन, ट्रेप्सिन एवं टाइलिन होते हैं वो क्या होते हैं? एंजाइम पाचक में सहायक होते हैं। माता पिता के रक्त समूह के आधार पर बच्चों में संभावित रक्त समूह। अब आ जाते हैं भैया, माता पिता का संभावित रक्त समूह है तो बच्चे का क्या होगा? अब देखिए, यदि समूह जो होता है आपका, करा कि समूह है असंभावित रक्त समूह और असंभावित रक्त समूह। यदि माता पिता का दोनों का O है, यदि माता पिता दोनों का O है तो बच्चों का O हो सकता है। ठीक है, तो बच्चों का क्या होगा? O होगा। और असंभावित रक्त समूह तो A नहीं होगा, B नहीं होगा और A भी नहीं होगा। यदि माता का A और पिता का O यानी कि दोनों का, एक का A और एक का O है, तो हो सकता है बच्चों में किसी का A हो जाए और किसी का O हो जाए। ठीक है, तो A और O होने की संभावना होती है। और यहाँ से B और AB कभी नहीं हो सकता है, B और AB असंभावित हैं।
और किसी का चाहे माता या पिता का ओ हो और चाहे माता पिता का किसी उनमें से किसी एक का ओ और किसी एक का बी हो, तो बच्चों का ओ या बी हो सकता है, लेकिन ए और ए बी नहीं हो सकता है। अब कह रहा है कि माता या पिता किसी एक का ओ और किसी एक का ए बी है, तो ए बी हो सकता है, ए हो सकता है किसी का बी हो सकता है, लेकिन ओ और ए बी नहीं हो सकता है। समझ में रहा है ना। अब कह रहा है, देखिए इसको एक बार फिर से समझिए, यदि ओ हो रहा है पहला से, यदि ओ दोनों का ओ है तो बच्चों का ओ ही होगा, और ए बी और बी और ए नहीं हो सकता है, ठीक है। और किसी का ए और किसी का ओ है तो ओ ए हो जाएगा, और किसी का ओ किसी का बी हो तो ओ बी हो जाएगा, लेकिन और ए बी नहीं होगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब जो दिया हुआ है वही हो सकता है, उन्हीं दोनों में से होगा, और तीसरा कोई ब्लड ग्रुप नहीं हो सकता है। और दोनों का ए ही है तो ए और ओ दोनों हो सकता है, दोनों का ए है तो ए और ओ हो सकता है, और दोनों का ए और बी है, किसी का ए किसी का बी है तो ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, ओ भी हो जाएगा और ए भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको अच्छे से एक बार समझ लीजिएगा। अब आगे देखिए, कह रहा ए बी तक होगा था ना। अब यहाँ से कह रहा कि किसी का ए है और किसी का ए बी है, तो ए होगा, बी होगा, ए बी होगा, और ओ नहीं हो सकता है। और दोनों का बी बी है तो बी होगा और ओ होगा, और ए और बी नहीं होगा। किसी का बी और किसी का ए बी है तो ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, लेकिन ओ नहीं होगा। और ए बी दोनों का ए बी है तो ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है, ओ तो ओवर नहीं करेगा, ठीक है। तो ये भैया ब्लड ग्रुप होने की संभावना किसका क्या हो सकता है। चलिए आ जाते हैं आगे क्वेश्चन पे। हम लोग कह रहे हैं, कह रहा है कि सामान्य रूप से लाल रक्त कणिकाओं की आयु कितनी होती है। तो जो 100 से 120 दिन की होती है, जो लाल आरबीसी का जीवन काल जो होता है वो 100 से 120 दिन का होता है। चलिए आ जाते हैं आगे। कह रहा है कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा में वृद्धि को क्या कहते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। चलिए भैया आ जाते हैं अब रक्त संबंधी समस्याएं क्या क्या हैं, आप इसको देख लीजिएगा। कह रहा है कि उच्च रक्तदाब पर क्या बनेगा, हाइपरटेंशन होगा। उच्च रक्तदाब होगा तो आपको हाइपरटेंशन हो जाएगा, निम्न रक्तदाब होगा तो हाइपोटेंशन होगा। ये देखिए, उच्च दाब होगा तो हाइपरटेंशन, और निम्न दाब हो जाएगा तो हाइपोटेंशन होगा। हीमोफीलिया है तो आघात से रक्तस्राव होगा, आघात से क्या होगा, रक्तस्राव होगा। यदि अरक्तता है तो क्या हो जाएगा, आपका हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी। तो हीमोग्लोबिन की कमी से अरक्तता होता है। तो इसको आप याद रखिएगा भाई, इन सभी को याद रखिएगा। चलिए आ जाते हैं आगे, और इस चैप्टर का ये अंतिम क्वेश्चन है। कहा कि धमनियाँ हृदय से ऑक्सीजन युक्त रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में ले जाती हैं। जो धमनियाँ होती हैं हृदय से रुधिर को सभी अंगों तक लेकर के जाती हैं। तो ये चैप्टर आपका रक्त परिसंचरण था भाई। आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाते रहिएगा। और जो भी भाई इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, मैं उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये क्लास कैसी लगी है, ठीक है भैया। तो आप लोग कमेंट कर दिया करिए प्लीज़, और लाइक करके शेयर कर दीजिए, एक बार शेयर कर दिया करिए आप लोग प्लीज़, और बेल आइकन को भी ऑन कर लिया करिए। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तो सभी को बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।